नमस्कार। बहुत साल पहले जब चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर हमें मिलता था, सबको याद होगा। उस पर हम स्टैंप लगाते थे, जिस पार्टी को वोट देना हो फिर उसको तय करके बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। उसकी गिनती में तीन तीन रात लग जाते थे और हमें याद है कि हम दिन रात जाग कर चुनाव विश्लेषण किया करते थे टेलीविज़न पर। फिर ईवीएम्स का चलन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और अब कुछ ही घंटों में रुझान सामने आ जाते हैं और अमूमन जो रुझान आते हैं वही सही नतीजा भी साबित होते हैं। अमूमन छोटी मोटी इक्का दुक्का आवाज़ें उठती रहीं कि ईवीएम में घपला हुआ है, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ईवीएम में घपला नहीं हो सकता। इस दफ़े यूपी चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद आम आदमी पार्टी ने काफ़ी शोर मचाया है। गोवा के चुनाव नतीजों के बाद और पंजाब के बाद और यूपी और उत्तराखंड के बाद और मणिपुर के बाद। उसके अलावा मायावती भी कह चुकी हैं कि ईवीएम में घपला हो सकता है। फिर एक अखबार ने गलत रिपोर्टिंग कर दी और बता दिया कि हाँ, ईवीएम में घपला हुआ है। बहरहाल ये इलेक्शन कमीशन पर है कि जिसकी साख अभी तक बरकरार है, कायम है, लोग विश्वास करते हैं। बहुत कम संस्थान ऐसे हमारे देश में हैं जिनकी साख पर, जिनकी क्रेडिबिलिटी पर भरोसा किया जा सकता है। ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो एक तरह से साफ करे बात कि ईवीएम की हकीकत क्या है, क्या उससे टैंपर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ने एक तरह से अपने आप को साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री से ये चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को, और बहुत चिट्ठियां लिखी हैं उसने सन 2014 से, कि वीवीपैट एक सिस्टम होता है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। माने आपने ईवीएम पे जो बटन दबाया है, आपको एक कागज़ की रसीद दिखेगी, आपको दिखाई जाएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि हाँ, आप संतुष्ट हो जाइए, जहाँ आपने बटन दबाया था उसी पार्टी को वोट दिया गया। और फिर वो कागज़ की जो ट्रेल है, जो रसीद है, वो बक्से में डाल दी जाएगी, ताकि अगर गिनती के वक्त, मतगणना के वक्त कोई दिक्कत होती है, कोई विवाद होता है, तो उनको भी देखा जा सके। हमें ऐसी 16 लाख से ज़्यादा मशीनें और चाहिए सन 2019 के चुनाव के लिए। चुनाव आयोग बहुत दफ़े चिट्ठियां लिख चुका है, बहुत दफ़े लिख चुका है सरकार को कि पैसे रिलीज़ कीजिए। केंद्र सरकार पैसे रिलीज़ नहीं कर रही है, जबकि खर्चा है सिर्फ 3100 करोड़ का। अब ये निर्भर करता है प्रधानमंत्री पर, प्रधान सेवक पर, कि चुनाव की विश्वसनीयता, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईवीएम मशीनों की विश्वसनीयता के लिए वीवीपैट ट्रेल जो है, ईवीएम के साथ लगने वाली दूसरी मशीन, जिसमें कागज़ का रसीद भी होता है, जिसमें लिखा होता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, छपा होता है उसमें, उसके लिए पैसे रिलीज़ करें। ईवीएम से छेड़खानी नहीं हो सकती, क्योंकि जो उसकी माइक्रोचिप होती है, अगर वो ही गलत हो तभी छेड़खानी हो सकती है। ये दूसरा सवाल है कि बनती कहाँ है मशीनें, ये कहाँ से आती हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है वैसे, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनियाँ सप्लाई भी करती हैं। तीसरी बात यह है कि ईवीएम जो हमारी होती है, इसका किसी भी और कंप्यूटर से या सेंट्रल सिस्टम से कोई कनेक्शन नहीं है। हर ईवीएम अपने आप में स्टैंड अलोन है। तो अगर ईवीएम में घपला करना है तो एक एक मशीन में करना पड़ेगा। उसकी माइक्रोचिप में जो सॉफ्टवेयर होता है वो नया डालना पड़ेगा, दूसरा डालना पड़ेगा। बहरहाल वीवीपैट एक ऐसा तरीका है, वोटर वेरीफाइड पेपर ट्रेल ऑडिट। ये एक ऐसा तरीका है जो हमारे चुनाव की जो पूरी व्यवस्था है उसको ज़्यादा विश्वसनीय बना सकता है। सन 2019 के चुनाव में अब महज 2 साल और 1 आध महीना रह गया है, और जो भी कंपनियां ये मशीनें बनाएंगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खासकर, उनको इतना समय चाहिए होगा, वरना आने वाले चुनाव में बिना वीवीपैट के फिर से शोर उठ सकता है कि घपला हुआ है। उससे चुनाव की विश्वसनीयता, प्रक्रिया की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। और अगर सरकार ने पैसे ना दिए, रिलीज़ ना किए फंड्स वीवीपैट मशीनों के लिए, तो सरकार की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगेगा। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी की करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां तक कह दिया है कि वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं, बल्कि ईवीएम की वजह से चुनाव हारी हैं। यही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो निर्वाचन आयोग के खिलाफ बाकायदा मोर्चा खोल दिया है। वो उनका कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। वहीं निर्वाचन आयोग भी इस बात पर अड़ा हुआ है कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं की जा सकती है।
अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदा बयान जारी करके कह दिया है कि निर्वाचन आयोग धृतराष्ट्र की भूमिका में है और साम दाम दंड भेद की से दुर्योधन की जिताने में लगा हुआ है। उन्होंने नगर पालिका का चुनाव जो 23 अप्रैल को होने हैं उसमें बैलेट पेपर की मांग की है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसको खारिज कर दिया है। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल नया नहीं है। इसे लेकर देश के अलग अलग अदालतों में मामले चल रहे हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता भी अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के प्रवक्ता रहे GVL नरसिम्हा राव ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए एक किताब भी लिखी है। इस किताब का नाम डेमोक्रेसी एट रिस्क है और इसकी प्रस्तावना भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है। साल 2010 में भाजपा नेता अरुण जेटली राज्यसभा में ईवीएम को लेकर बहस कराए जाने की मांग रख चुके हैं। मशीन गड़बड़ी कर सकती है या नहीं कर सकती, ये जांच का विषय है और निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष बहुत ही मजबूती से रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बहस और इन सवालों के बीच हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में कोई संदेह पैदा नहीं होना चाहिए। द वायर हिंदी में मेरे सहयोगी कृष्णकांत लिखते हैं, सर कलम कर दूंगा, हाथ काट दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, फांसी पर लटका दूंगा, फांसी चढ़ जाऊंगी, जान ले लूँगा, जान दे दूंगा, मंदिर बनकर रहेगा, मंदिर के लिए जान दे देंगे, मंदिर के लिए जान ले लेंगे, वंदे मातरम गाओ, भारत माता की जय बोलो, वरना पाकिस्तान चले जाओ। किसान को गोरक्षकों ने पीटा तो अच्छा किया, सीएम का सिर काट लाओ, 1 करोड़ रुपया देंगे। ये वाक्य जितने भी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से निकले हैं। सिर काट देना, टांग तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये किस तरह का पॉलिटिकल कल्चर है, किस तरह की राजनीतिक संस्कृति है जो ये लोग सब बोलते जा रहे हैं। और पिछले 3 सालों में हम इसे लगातार सुनते आ रहे हैं। इस जुबान को, इस पर गुस्सा होना लाजमी है। हम सबको गुस्सा आना चाहिए। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हम ऐसी ज़ुबान को और ऐसे विचारों को सिरे से खारिज करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता। हमें इसका जवाब देना चाहिए और जवाब हम सिर्फ वोट के ज़रिए दे सकते हैं, क्योंकि हम इनकी तरह नहीं हैं कि गला काट देंगे, गला कटवा देंगे, फांसी पे लटका देंगे, लटक जाएंगे। आप ज़रा बयानबाजी सुनिए नेताओं की, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह की सोच है, किस तरह की मानसिकता है। रमन सिंह जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, कहते हैं कि गाय का वध करने वालों को लटका दूंगा। अरे भैया, कानून की प्रक्रिया भी होती है कुछ, ठीक है। जहाँ जहाँ बैन है वहाँ कानून के हिसाब से एक्शन लीजिए आप। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया कहते हैं कि पहलू खान को जो मारा गया, उसका जो कत्ल किया गया, ये दोनों पार्टियों की इसमें गलती है, यानी जिसका कत्ल हुआ उसकी भी गलती है। उनका ये कहना है कि राजस्थान में काउ स्मगलिंग बैन है। पहलू खान के परिवार का कहना है कि नहीं, उनके पास वैध कागजात थे, दस्तावेज थे उनके पास, जिसके ज़रिए वो लेकर जा रहे थे। बहरहाल कत्ल को जस्टिफाई ठहराया गया, किया गया है। उसके अलावा आप आगे बढ़ें, एक MLA हैं गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद की, वहाँ से उनका कहना है कि जो राम मंदिर का विरोध करेगा हम उसकी गर्दन काट देंगे, उसका सिर काट देंगे। भाई आप क्यों काटोगे? मतलब अगर कोई ऐसा गुनाह, हमारे यहाँ तो सजाए मौत में भी सिर नहीं काटा जाता। आप किस वक्त की बात कर रहे हैं? कैसे समय में हमें पीछे ले जा रहे हैं? स्मृति ईरानी बोली थी, अगर मेरी बात गलत साबित हुई, मायावती को बोली थी, तो मैं अपना शीश कटा दूंगी। कोई शीश कटा देगा, कोई शीश काट लेगा, हाँ, कोई टांगे तोड़ देगा, कोई लटका देगा। क्या मजाक है ये? अभी एक और स्टेटमेंट आई है तरुण विजय की। उनका कहना है कि हम नस्लवादी नहीं हैं, वी आर नॉट रेसिस्ट। मैं आपको उनकी स्टेटमेंट पूरी सुनाता हूँ। उनका ये कहना है, इफ़ वी वर रेसिस्ट, why would the entire south, you know the Tamils, you know the Kerala, Karnataka and Andhra, why do we live with them? Why do we live with them? यानी हम हैं, हम मतलब उनके साथ कैसे जी रहे हैं? आप कौन हैं? मतलब क्या वो आप नहीं हैं या आप वो नहीं हो? हम और वो रंग के आधार पर आप ये दरार डाल रहे हैं। We have black people around us. हमारे यहाँ अश्वेत हैं और अश्वेत लोग बहुत हैं हमारे यहाँ। अरे भाई, हमारे यहाँ क्या, आपका यहाँ कैसे हो गया ये?
समझ में नहीं आया बात। बहरहाल आप ये सारी स्टेटमेंट्स आप सुनिए और फिर तय कीजिए कि हम किस तरह के भारत में रह रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी गौवध के लिए कोई नया कानून बनने वाला है? छत्तीसगढ़ में ऐसी कहाँ गौवध हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी जानकारी नहीं है। आज तक पिछले 15 साल में किसी गौ को मारा है? मतलब कोई कानून जरूरत मारेगा नहीं है। उसको लटका देंगे। क्या है कि दोनों तरफ से है। जब उनको मालूम है कि राजस्थान से गौ तस्करी नहीं हो सकती, कानून बना हुआ है और 50 बार इसकी रोज आपके द्वारा और बाकी माध्यम से सबको पता है कि राजस्थान से गौ तस्करी बाहर नहीं हो सकती। तो कुछ गौ भक्त भी हैं जिनको जैसी सूचना मिलती है तो इस कानून के तहत रोकने का प्रयास करते हैं कि कब तुम गद्दार सर उठाए और हम तुम्हारे सर कलम कर दे। अरे अयोध्या में राम मंदिर तो बन के ही रहेगा, उसकी कोई औकात नहीं जो अयोध्या में राम मंदिर रोड पे बना दे। मैं आपसे कहती हूँ, अगर मेरे जवाब से आप संतुष्ट न हो, आज इस सभा में कहती हूँ मायावती जी, मैं आज बसपा के एक एक कार्यकर्ता और आपके नेताओं से कहती हूँ, सर कलम करके आपके चरणों में छोड़ देंगे अगर मेरे जवाब से आप असंतुष्ट हो। नहीं तो मैं सुन लीजिए आप मेरा जवाब। मैं केवल एक मिनट आप रुको। If we were racist, why would have all the entire South, which is complete around, Tamil, Kerala, Karnataka and Andhra. Why do we live with them? We have black people around us. दिलीप सिंह मंडल हैं, उनका ये जो कमेंट है बहुत ही तीखा चुभता हुआ कमेंट है मौजूदा सोच पर जो हम पर राज कर रही है, राजनीतिक सोच पर। इस सोच के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट मुख्य धारा में नहीं है, उसे मुख्य धारा में लाएंगे, दलितों को मुख्य धारा में लाएंगे, आदिवासियों को मुख्य धारा में लाना ज़रूरी है, कश्मीर को मुख्य धारा में लाएंगे, पिछड़ों को मुख्य धारा में लाएंगे, मेन स्ट्रीम में, महिलाओं को मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में लाए बगैर देश का विकास संभव नहीं है, किसानों को मुख्य धारा में लाना होगा, माइनॉरिटी अपने आप ही मुख्य धारा में आ जाए, उसको आ जाना चाहिए, नक्सलवादियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए, दक्षिण भारत के लोगों को भी मुख्य धारा में लाना पड़ेगा। मुख्य धारा में फिर रहते कौन है, बचा कौन जो मुख्य धारा में रहता है अगर ये सब लोग मुख्य धारा से बाहर हैं? तरुण विजय का जब बयान सुना तब समझ में आया कि मुख्य धारा सिर्फ तरुण विजय और उस तरह के कुछ गिने चुने लोग हैं, वो अपने आप को मुख्य धारा समझते हैं, जबकि एकदम छिटके हुए अलग थलग पड़े हुए लोग हैं 31% वोट की वजह से सत्ता में आए हैं। अभी भी समय है कि वो चेत जाएं, समझें कि भारत सिर्फ वो लोग नहीं है, बहुत बड़ा है भारत। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जन गण मन की बात को सब्सक्राइब करें, YouTube पर जाएं, वहाँ पर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए। नमस्कार।